1913 में बॉलीवुड की फर्स्ट मूवी राजा हरिश्चंद्र, इसको डायरेक्ट किया था दादा साहब फाल्के ने रिलीज की थी, जो कि एक साइलेंट एंड ब्लैक एंड व्हाइट मूवी थी। 1931 में बॉलीवुड ने अपनी फर्स्ट साउंड फिल्म आलम आरा रिलीज की, जिसको डायरेक्ट किया था अरशद ईरानी ने। इसके ठीक 4 साल पहले ही हॉलीवुड ने अपनी फर्स्ट साउंड फिल्म द जैज सिंगर रिलीज की थी। 1937 की किशन कन्या वाज द फर्स्ट इंडियन कलर फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय अरशद ईरानी। इसके बाद 1946 की धरती की रात डायरेक्टेड बाय के अब्बास पैरेलल सिनेमा के सबसे अर्ली एग्जाम्पल में से एक है। सो व्हाट इज पैरेलल सिनेमा? पैरेलल सिनेमा या न्यू वेव सिनेमा एक मूवमेंट जो कि लेट 1940s में स्टार्ट हुआ था, जिसमें कमर्शियल सिनेमा की जगह इसमें रियलिस्टिक, लो बजट एंड मेथड एक्टर होते थे। एंड पैरेलल सिनेमा इंस्पायर्ड था इटालियन न्यू रियलिज्म से, कि 40s में इटली में स्टार्ट हुआ एक मूवमेंट जहां स्टोरी पुअर और मिडिल क्लास के लोगों की थी। इनका रियलिज्म की तरह ज़्यादा फोकस था रादर देन फैंटेसी। ये ऑन सेट लोकेशन पर शूट करते थे और इनमें नॉन प्रोफेशनल एक्टर होते थे। नाउ लेट्स बैक टू अवर हिंदी सिनेमा। सो पैरेलल सिनेमा के लीड करने वाले फिल्म मेकर थे सत्यजीत रे, मृणाल से, बिमल रॉय, ऋत्विक घाटक, श्याम बेंगोल एंड बहुत सारे फिल्म मेकर। और इन फिल्म मेकर की वजह से ही 50s एंड 60s के टाइम को गोल्डन एज ऑफ द इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। 1953 में बिमल रॉय की 2 बीघा जमीन एक कमर्शियल और क्रिटिकल दोनों तरीके से सक्सेसफुल मूवी रही। इसके बाद 1955 में सत्यजीत रे की पत्थर पांचाली, 1956 की अपराजितो एंड 1959 की अपुर संसार या द वर्ल्ड ऑफ अपुर, ये सत्यजीत की ग्रेटेस्ट मूवी ऑफ द ऑल टाइम में से हैं। 1960s में रिलीज हुई उस समय की सबसे ह्यूज एंड ब्लॉकबस्टर फिल्म मुगल आजम, जिसने हमेशा के लिए इंडियन सिनेमा को चेंज करके रख दिया। कहते हैं कि अगर ये फिल्म आज के टाइम पर रिलीज होती तो ये अप्रोक्स 3650 या 444 मिलियन डॉलर कमाती। 1973 की जंजीर डायरेक्टेड बाय प्रकाश मेहरा, 1975 की दीवार डायरेक्टेड बाय यश चोपड़ा। इन फिल्मों ने बॉलीवुड को एक न्यू एंग्री यंग मैन दिया और एक न्यू सिनेमा जिसमें एक्शन, रोमांस, मेलोड्रामा ज़्यादा था का स्टार्ट हुआ। बट 40s स्टार्ट होने के साथ एक न्यू टाइप ऑफ मूवीज़ का भी स्टार्ट हुआ, मसाला मूवीज़। Originate from the mix of spices used in Indian cuisines, and thus masala movies, since they are films, they mix genres. They are blending comedy, action, drama or romance, and often powerful emotionally that ends generally in a spectacle. 1973 की यादों की बारात डायरेक्टेड बाय नसीर हुसैन, कंसिडर एज द फर्स्ट मसाला फिल्म ऑफ द हिंदी सिनेमा, जिसमें नसीर हुसैन ने अपने भतीजे आमिर खान को इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया था एज अ चाइल्ड। इसके बाद मसाला फिल्म काफ़ी पॉपुलर होने लगी, बट इसके साथ साथ हमको काफ़ी क्लासिकल मूवी मिली, लाइक 1975 की शोले डायरेक्टेड बाय रमेश सिप्पी, उमराव जान डायरेक्टेड बाय मुजफ्फर अली, 1987 की मिस्टर इंडिया डायरेक्टेड बाय शेखर कपूर, अग्निपथ डायरेक्टेड बाय मुकुल आनंद। बट 90s स्टार्ट होने के साथ क्लासिकल मूवी की जगह मसाला मूवीज ज़्यादा लेने लगी। 1987 की कयामत से कयामत तक बॉलीवुड की म्यूजिकल मूवीज़ का बेस रखा। 1995 की मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे डायरेक्टेड बाय आदित्य चोपड़ा, कुछ होता है बाय करण जौहर, कुछ ऐसी मूवीज हैं। 1994 की हम आपके हैं कौन ने फैमिली मूवी का बेस रखा। कभी खुशी कभी गम बाय करण जौहर, बागवान बाय रवि चोपड़ा, कुछ ऐसी फिल्म हैं जिसमें फैमिली सेंटर्ड पूरी स्टोरी रही है। 2007 की चक दे इंडिया बाय स्मित अमीन, 2010 की दबंग बाय अनुभव सिंह, धूम 3 बजरंगी भाईजान बाय कबीर सिंह, रेस 3 तानाजी द अनसंग वॉरियर बाय ओम राव, पठान बाय सिद्धार्थ आनंद। ये कुछ 21st सेंचुरी की फेमस मूवी रही है बॉलीवुड की। बट आई थिंक 90s के बाद की मूवीज़ में मोस्टली फोकस मास के ऊपर ज़्यादा किया है और बॉक्स ऑफिस पर हिट भी रही है। गजनी इंडिया में 100 करोड़ कमाने वाली पहली हिंदी मूवी बनी और रिसेंटली रिलीज पठान फर्स्ट मूवी बनी जिसने इंडिया में 500 करोड़ का बिजनेस किया हो हिंदी वाली। पर इसी के साथ आर्ट फिल्म या कहीं तो पैरेलल सिनेमा कहीं गैप से हो गया। अब 50s की तरह कहीं सुनने को नहीं मिलता है हमको ये। अब आर्ट मूवीज कुछ ऐसी हो गई जैसे रेगिस्तान में पानी। बट ये कितना भी कम क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता जरूर है। तो आज हम कुछ ऐसे ही गोल्डन मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 2000 के बाद रिलीज हुई थी। भाषा का सत्यानाश कर रहे हैं। मैं तो अपना शौक संदेश खुद ही लिखूंगा। मेरा भी
हैं सुभाष घाई, राम लखन ताल, परदेश जैसी फिल्मों के डायरेक्टर। अपने 2002 के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, Do not call it Bollywood. This is a very wrong thing to call it. We are not trying to copy Hollywood. We are making films for an audience of 1 billion people. Over 80% of these people don't have enough food in their bellies. Our country does not provide its people with pool halls, basketball courts, and video parlors. So we make films for them that will let them forget their life for 3 hours. We create total fantasy, not the polished reality that Hollywood portrays. Never forget that we are making films that allow people to believe for 3 hours that they are not poor and hungry. अगर तुम इस बात को आज के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो तुम में से बहुत लोग कहेंगे कि भाई सब पुरानी और बकवास बातें हैं, हम लोग इतनी भी गरीब नहीं हैं। तो तुम अपने आप में बिल्कुल सही हो, बट ये बात 2000 की थी और मेरे हिसाब से कमर्शियल सिनेमा में कुछ गलत भी नहीं है। मान लो तुम 2 बुक पब्लिश करना चाहते हो। पहली बुक टोटल फैंटेसी से फिल है जो विजुअली अपीलिंग है और जिसे हर एज ग्रुप के लोग पढ़ और समझ सकते हैं, एंड दूसरी बुक एक सिंपल कवर पेपर के साथ जो कि रिसर्च के ऊपर बेस्ड है। तो तुम बताओ एज अ कॉमन मैन तुम किसे प्रेफर करोगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस बुक को कोई खरीदेगा नहीं, इसकी भी स्पेसिफिक रीडर हैं, बट इस वाली बुक के कंपैरिजन में बहुत कम। एंड सेम विथ मूवीज, हमें कुछ टाइम के लिए अपनी बीमार दुनिया भूलकर अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खोना होता है, जहां तुम वो कर सको जिसे शायद अपनी बेबसी और परेशानियों की वजह से भूल तक गए हो। तुम्हें कुछ टाइम के लिए एंटरटेन होना है, तुम्हें अपनी लाइफ बड़े पर्दे में नहीं देखना है, क्योंकि तुम हो या मैं हूँ, हम इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत खुद से ही करते हैं। आई थिंक पैंडेमिक के बाद लोगों का सिनेमा के प्रति पर्सपेक्टिव बदला है और अब सिर्फ अच्छी मूवीज देखने के लिए ही लोग थिएटर जा रहे हैं। मूवीज अपने स्टार कास्ट की पावर पर नहीं, अपनी स्टोरी से चल रही हैं। बट चेंज इज अ स्लो प्रोसेस। देखो, चेंज हुआ है तभी कई मूवीज ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग अर्निंग की है। ओके, सो इसके लिए मुझे काफी कमेंट में गाली पड़ने वाली है। मूवीज लाइक KGF 2, पठान आर जस्ट सम एवरेज मूवीज, बट लुक एट द बॉक्स ऑफिस नंबर ऑफ दीज मूवीज। आई नो लोग ये जानना चाहते थे कि करुणा के मरने के बाद KGF का क्या होगा, बट हम ये सब पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते थे। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मूवी खराब है, बट मैं तुम्हें किसी और पर्सपेक्टिव से चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत लोग आज भी लार्जर देन लाइफ वाली मूवीज देखने के लिए ही थिएटर जा रहे हैं, क्योंकि आज भी हम में से कई लोग 200 रुपए सिर्फ एक मूवीज देखने के लिए खर्च करने से पहले सोचेंगे तो जरूरी। तो फिल्मों के 2 तरह के डायरेक्शन होते हैं, फर्स्ट रियलिस्टिक एंड सेकंड इसके दूसरी तरफ फॉर्मलिस्टिक। इसके मिडिल में होता है क्लासिज्म और इस लाइन के एंड में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। मोस्टली मूवीज आर इन द मिडल ऑफ देयर। अगर तुम रियलिज्म एंड फॉर्मलिज्म के बीच एक ग्राफ बनाना चाहोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये ग्राफ मैंने अपनी रिसर्च के हिसाब से बनाया है, तो हो सकता है कि ये रॉन्ग हो, बट इट गिव्स आर आइडिया ऑफ बोथ थिंग्स। तो जहाँ रेड रिप्रेजेंट करता है फॉर्मलिस्टिक या कमर्शियल मूवीज को एंड ब्लू रिप्रेजेंट करता है आर्ट या रियलिस्टिक मूवीज को। तो तुम अगर हिंदी सिनेमा के हिस्ट्री को एक सिमुलेशन में देखना चाहो तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। प्रीटी मच सेम ना? यस, बिकॉज रियलिस्टिक या आर्ट मूवीज जितनी 50s में रिलीज होती थी उतनी आज भी रिलीज होती हैं, बट ये 50s से एकदम अलग होती हैं। इनका आज एक अलग ही पर्सपेक्टिव है। ये 50s से बहुत ही डिफरेंट है अपने स्टोरी टेलिंग में, अपने विजुअल्स में, अपने नैरेटिव में, जो कि अच्छी बात है बिकॉज चेंज बहुत ज़रूरी है। और अगर चेंज हुआ ही नहीं तो हम उस चीज़ से बोर हो जाएंगे, और चेंज ना होने की वजह से ही तो मसाला फिल्म को इवॉल्व हुआ था। और ऐसा नहीं है कि ये फिल्म आज लोगों के पास पहुंच न रही हो, इन्हें आज भी बहुत अप्रिसिएशन मिलता है। पान सिंह तोमर, द लंच बॉक्स, द वेडनेसडे और इवन OMG 2 इस बात का जीता जागता सबूत है। इन फिल्म्स को क्रिटिक के साथ लोगों ने भी पसंद किया है और ये 2000 की कल्ट मूवीज बन गई हैं, जो कि डिजर्व भी करती हैं। फर्स्ट थिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पैरेलल सिनेमा की मूवीज़ हैं, और शायद ये कोई भी नहीं कह सकता है, क्योंकि पैरेलल सिनेमा एक टाइम पीरियड है जो मोस्टली 50s या 60s के लिए यूज होता है। सो व्हाट मेक्स अ मूवी रियलिस्टिक? अकॉर्डिंग टू रिसर्च पेपर, मोस्ट ऑफ द रियलिस्टिक मूवीज में कैमरा स्टैटिक होता है, लाइटिंग नेचुरल होती है, किसी स्टूडियो की जगह रियल लोकेशन पर शूटिंग होती है, एंड कैमरा आई लेवल पर होता है। पर इन टेक्निकलिटी से ज्यादा भी कुछ इंपॉर्टेंट होता है, लाइक एनवायरनमेंट। इन फिल्मों में मोस्टली रियल लोकेशन पर शूटिंग होती है, सो मोस्टली जो साइड एक्टर्स होते हैं वो इन्हीं लोकेशन के आसपास के रहने वाले होते हैं। किसी के रहने या रहने के तरीके को देखकर तुम ये बता सकते हो कि उसका बिहेवियर एंड प्रोसेस ऑफ थिंकिंग कैसा होगा। टोरी घाट में मुन्ना प्लेड बाय प्रतीक बब्बर एंड राजीव प्लेड
बाय आमिर खान। जहाँ एक झुग्गी झोपड़ी में रहता है, वहीं दूसरी किसी अपार्टमेंट में। जहाँ एक आर्टिस्ट है, वहीं दूसरा एक ऐसी जॉब करता है जिससे वो लोगों से बताने से भी डरता है। जहाँ एक की रिलेशन बहुत ही कॉमन से है, वहीं दूसरा अपने लव्ड वन को छूने से भी डरता है। एंड इट्स इजी टू से कि तुम जितने अमीर होते हो, तुम्हारे लिए रिलेशन के मायने उतने कम होते हैं। 2010 की पीपी लाइफ आज की रूरल इंडिया पर बनी एक मूवी जो कि रूरल लाइफ को बहुत ही ऑनेस्ट वे से पेश करती है। इसे देखते हुए मैं बहुत बार हंसा हूँ। मूवी के एक्टर्स ने रूरल एक्सेंट को बहुत ही नेचुरल तरीके से यूज किया है। एक्सेंट से मुझे एक और मूवी याद आती है, सोन चिड़िया, जिसका एक्सेंट भी बहुत ही अच्छा था। सो बैक टू पीपी लाइफ। फिल्मों ने हमेशा से ही मीडिया पर क्रिटिसाइज किया है, पर ये मूवी पूरे टाइम ही इसे क्रिटिसाइज करती रहती है। या कहूँ तो ये पूरी फिल्म मीडिया के ऊपर बनी हुई है। मूवी में 2 कैरेक्टर हैं, जहाँ पहला मीडिया की टीआरपी का चूहा है, वहीं दूसरा जो अपने कर्ज को उतारने के लिए दिन रात एक गड्ढा खोद रहा है ताकि उसकी मिट्टी बेचकर पैसे कमा ले, और उसी गड्ढे को खोदते खोदते उसी में उसकी मौत हो जाती है। पर मीडिया जो पीपी लाइफ में अपना बसेरा बसाए हुए थी, किसी ने भी इस बात पर ध्यान तक नहीं दिया। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में? मौत एक पल है बाबू मोशाय। आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाले हैं, उसका क्या होगा? बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। लोग फिल्मों के नाम भूल जाएंगे, पर उनके डायलॉग्स हमेशा याद रखे जाते हैं। डायलॉग किसी भी कहानी या किसी की भी कहानी को मोटर बना सकते। किसी भी स्टोरी का प्रेजेंटेशन तुम कितने अच्छे से क्यों ना करो, अगर डायलॉग पर फोकस नहीं किया तो उसे बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। रिसेंट एग्जांपल लाइक ब्रह्मास्त्र एंड आदिपुरुष। शब्दों के चुनाव से ही तो तुम किसी स्टोरी को चाइल्डिश या डीप डिफरेंट बता सकते हो। मैं जब कारवा देख रहा था, मुझे वो एक बहुत ही सिंपल कॉमेडी ड्रामा मूवी लग रही थी। जब मैंने इसके कुछ डायलॉग पर फोकस किया तो देन आई अंडरस्टूड द पावर ऑफ डायलॉग्स दैट मेक योर स्टोरी बेटर देन अदर्स। पर कुछ बातें सिर्फ वक्त के साथ ही समझ आती हैं, और अब जब ये सब समझ आ ही गया है, साथ बिताने के लिए वक्त ही नहीं है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी आई वॉज थिंकिंग लाइक व्हाई आई लाइक दिस मूवी, व्हाट वाज द डिफरेंट फ्रॉम अनदर मूवीज। सो व्हाइल आई वॉज स्क्रिप्टिंग फॉर दिस वीडियो आई गॉट माय आंसर। आई लाइक फरहान्स पोएम्स। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। द लंच बॉक्स के डायलॉग्स की अपने आप में एक लाइफ है। ऐसा लगता है कि हर एक डायलॉग का, हर एक शब्द का अपना एक जीवन हो, जिसे वो जीवन समझने के लिए समर्पित कर चुका हो। शब्दों का ऐसा अनोखा खेल शायद ही तुमने कहीं देखा हो। I think we forget things if we have no one to tell them to. इरफान सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से डायलॉग को डिलीवर किया है। एक ऐसे एक्टर जो कि सिर्फ अपने आंखों से ही पूरे फ्रेम को चुरा लेते थे। इरफान सर इंडियन सिनेमा के लिए हमेशा हीरे रहे हैं और वे हमेशा रहेंगे। उनकी एक्टिंग हमेशा से अपने आप में एक जादू रही है, और एक्टिंग ही तो किसी ऑर्डिनरी स्टोरीज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। You're young. You can dream. And for some time you let me into your dreams. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! इन आर्ट फिल्म को जो डिफरेंट बनाती है उनके एक्टर्स। आई थिंक एक्टर्स सब इनको ढंग से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तुम कोई भी एक आर्ट फिल्म उठाकर देखोगे तो लगेगा कि द पर्सन वाज नॉट जस्ट एक्टिंग, इट वाज लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। एक कोर्ट रूम ड्रामा मूवीज, नारायण कांबले प्लेड बाय बीरा साथीधर, जिन्होंने अपने कैरेक्टर को बहुत ही फाइन तरीके से प्ले किया है। एक सिंपल ओल्ड मैन, सिर्फ उन्होंने ही नहीं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्लेड बाय गीतांजलि कुलकर्णी। अगर तुमने गुल्लक सीरीज देखी है तो तुम इनके काम को जानते ही होगे। एक्टर्स लाइक नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज बाजपेयी कुछ ऐसे ही एक्टर हैं जिन्हें तुम ऐसी हिंदी मूवी में देख सकते हो। विकी कौशल इन मसान में जब इनको देखा था तो तुम शायद इनको पहचान भी नहीं पाओगे, बिकॉज ये लिटरली एक एवरेज इंडियन लड़का लग रहे थे। आमिर खान को ही देखो, कमर्शियल एंड आर्ट फिल्म को न्यू डेफिनेशन देने वाले, जिन्होंने पीपी लाइफ, शिप ऑफ थेसिस, तलाश, धोबीघाट, जिसमें उन्होंने एक्टिंग भी की है। ऐसी मूवीज को उन्होंने प्रोड्यूस किया है और ये कितनी फाइन है तुमको बता नहीं सकते।
अलीगढ़ गे कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी एक मूवी, जब तुम इसे देखना स्टार्ट करोगे तो सिर्फ एक शब्द ही ध्यान में आएगा, स्लो। Yes, this is one of the slowest movie that I have ever watched। और ये कंप्लेन हमेशा से इन मूवीज की रहती है, पर ये कोई राइटिंग या स्क्रीन प्ले का इशू नहीं है, ये लिखी ही ऐसी गई है। एक स्लो सीन पूरा एक एक्टर के कंधों पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमें सिर्फ उस कैरेक्टर के इमोशन ही देखने को मिलने वाले हैं। अलीगढ़ में मनोज बाजपेयी ने हमें कंप्लेन करने का कोई मौका दिया ही नहीं है। उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली से स्लो एंड बोरिंग सीन कैरिड आउट किए हैं। शिप ऑफ थियसिस एक पैराडॉक्स जिसके हिसाब से अगर हम किसी शिप के सारे पार्ट्स बदल दें तो अब ये शिप पुरानी शिप ही है या न्यू, कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट बनी शिप ऑफ थियसिस। इट वाज नॉट जस्ट अ मूवी, इट वाज अ ऐसे ऑफ सिनेमा फॉर लाइफ। बहुत ही सिंपल येट कॉम्प्लिकेटेड चीज के ऊपर बनी है फिल्म। द कॉम्प्लिकेटेड थिंग इज लाइफ। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट भला कौन सी चीज हो सकती है? हमने क्यों जन्म लिया, इसका आंसर तो कोई नहीं बता सकता, और हम कब मरेंगे इसका जवाब भी किसी के पास नहीं रहता है। कहते हैं जब किसी इंसान के जीवन का अंत आता है तो वो उसे भांप सकता है, पर क्या वो मरने के लिए तैयार भी है, ये कौन बताएगा? होटल सेलिब्रेशन या मुक्तिधाम हमें इन्हीं सवालों के जवाब देने में हमारी हेल्प करती है। आजकल लोगों के पास इतनी फुर्सत ही कहाँ होती है कि अपने बुजुर्गों के पास दो पल बैठकर उनसे जिंदगी की दो सबक सीखें। वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन अ फादर एंड सन इज सो कॉम्प्लेक्स। अक्सर जब हम बड़े होते हैं तो हमारी अपने फादर से नहीं बनती है, क्योंकि ये लड़ाई दो जनरेशन उसकी सोच और विचारधारा की है। ये सदियों से चली आ रही है, हर रिलीजन में है, हर कल्चर में है। एक माँ और एक बेटे का रिश्ता ममता और प्यार की मुलायम डोर से बंधा होता है, पर एक बाप और बेटे के बीच का रिश्ता जिम्मेदारी और समाज की रस्सी से बंधा होता है। हमें अक्सर ये रस्सी कभी कभार पेन भी देती है, पर ये रस्सी ही है जो हमें समाज की गहरी खाइयों में गिरने से बचाती है। ये रस्सी ही है जो तुमको खाई की जगह नई राहें दिखाती है, और ये रस्सी ही है जो तुम्हारे पास हमेशा रहेगी और तुम्हारे फादर नहीं। सो अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी हो तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। ऑफ कोर्स वॉच टाइम के लिए। आई नो वीडियो खत्म, क्या करूँ भाई, मुझे क्लाइमैक्स क्या कहूँ तो एंडिंग लिखना नहीं आता सही से। और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक करो, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत सारा टाइम, मेहनत, पेशेंस, रिसर्च, सैकड़ों बार सॉफ्टवेयर क्रैश, मूवी